के साथ बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज हम बात करेंगे पूर्वांचल की राजनीति की। पूर्वांचल की राजनीति की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि आज बलिया और गाजीपुर में एक रैली के जरिए अखिलेश यादव ने अपने मिशन 2024 की शुरुआत की है। आपको याद होगा कि 20 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्वांचल से ही अपने बीजेपी के मिशन 2024 की शुरुआत की थी। तो पूर्वांचल आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों तमाम पार्टियों की जान पूर्वांचल में अटकी हुई है? 2022 में पूर्वांचल में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाले अखिलेश यादव के पुराने साथी राजभर और संजय चौहान उनके साथ नहीं है। देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं अखिलेश यादव के लिए इसका क्या महत्व है मैं आपको दिखा रहा हूं। 2022 में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन उस वक्त ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान जो उनके गठबंधन के साथी थे और पूर्वांचल में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था उनके जरिए अखिलेश ने, वो उनके साथ नहीं है। और एक तीसरी खास बात है कि लोकसभा चुनाव की जब बात होती है तो पीएम नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी पूर्वांचल में ही आती है और एक बड़ा एडवांटेज मोदी बीजेपी को मिल जाता है। इसलिए ये अखिलेश यादव के लिए पूर्वांचल जो है इन दो तीन वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है अगर उन्हें 2024 में बीजेपी को टक्कर देनी है। लेकिन अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मैं आपको देखिए आपकी स्क्रीन पर पूर्वांचल का गणित हम आपको दिखा रहे हैं कि 2019 में 26 पूर्वांचल में एक अनुमान के मुताबिक हम 26 सीटें गिनते हैं। 26 सीटों में से 19 पर बीजेपी जीती थी, लेकिन 7 पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन जीता था। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस बार कोई गठबंधन नहीं है फिलहाल अखिलेश यादव का, और बल्कि आज उन्होंने कहा भी है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। और एक और खास बात यह कि 7 सीटें जरूर जीती 2019 में, लेकिन उपचुनाव जब आजमगढ़ सीट का हुआ तो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपना वो किला बीजेपी के हाथों गंवा दिया। यानी 2022 के विधानसभा चुनावों को अगर हम नजीर मानते हैं तो उसके बाद के उपचुनाव जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर ये उलझी हुई राजनीति पूर्वांचल की है, जहां अब 2024 के लिए नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। क्या होगा पूर्वांचल में और किसका पलड़ा कितना भारी है, इस बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ पूर्वांचल के विशेषज्ञों का, आप ये कह सकते हैं कि पूर्वांचल के विशेषज्ञों का पूरा एक पैनल मौजूद है। तमाम लोग वहीं से आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर पंकज कुमार। इसके अलावा हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और तमाम राजनीतिक घटनाओं पर हम उनकी टिप्पणियां देखते और पढ़ते रहते हैं। और साथ ही हैं मेरे साथ समीरात्मज मिश्रा। समीर सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम समीर के वीडियोस भी और समीर को डिस्कशंस में भी हम लगातार देखते हैं। देश भर की राजनीतिक घटनाओं पर समीर की निगाह रहती है। और इसके अलावा मेरे साथ हैं अमीश राय। अमीश uptak.in यानी जो हमारी वेबसाइट है उसके एडिटर हैं, और अमीश भी गाजीपुर से ही आते हैं। तो अमीश, आज आपके इलाके की बात होगी खास तौर पे। तो सबसे पहले मैं आता हूं अनुपम जी के पास। अनुपम जी, जैसा मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि अखिलेश यादव ने गाजीपुर से शुरुआत की है अपने मिशन 2024 की। बीजेपी में जेपी नड्डा ने भी शुरुआत की थी। सबसे पहले अगर कोई हमारे दर्शक जो पूर्वांचल की राजनीति को नहीं समझते हैं तो मैं आपके जरिए उन्हें समझाना चाहता हूं कि 2024 के मद्देनजर आखिर क्यों पूर्वांचल में तमाम पार्टियों की जान अटकी हुई है, क्यों महत्वपूर्ण है इतना पूर्वांचल? देखिए नीरज जी, अभी 2022 के चुनाव को अगर आप देखें तो पूरे पूर्वांचल की जो 10 जिले हैं उसमें सपा और भाजपा 5-5 जिलों की बराबरी पे छूटे थे। अभी गाजीपुर खास तौर से बात हो रही है। गाजीपुर में आपने देखा कि नड्डा साहब भी जाते हैं और योगी जी भी जाते हैं। अब आप समझें कि उस जिले का क्या महत्व होगा, जिसमें पहले नड्डा पहुंचते हैं, फिर योगी पहुंचते हैं, फिर केशव मौर्य पहुंचते हैं, फिर अखिलेश यादव पहुंचते हैं। मतलब एकदम मेला लग गया आप देखें गाजीपुर में। और जो भी 2000 अब गाजीपुर आज की तारीख में गाजीपुर, अभी तो खैर गाजीपुर ही अगर ये विश्वामित्र नगर नहीं हो जाता जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ने मांग की है, तो गाजीपुर आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा जाना जा रहा है तो मुख्तार अंसारी और ओम प्रकाश राजभर के लिए ही जाना जा रहा है। अब ओम प्रकाश राजभर देखिए अपने आप को साबित कर चुके हैं। जब वो 2014 में और 2019 में और 17 में जब वो जिसके पाले में खड़े हुए नजर आए
तो ओम प्रकाश राजभर ने साबित किया है कि वो अपने आप में तो शून्य है, पर ऐसा शून्य है जो किसी एक के आगे लग के उसको 10 गुनी ताकत बढ़ा देता है, 10 बना देता है। आप देखिए कि आप 17 देख लें, 22 देख लें, 19 देख लें, 14 देख लें, ओम प्रकाश राजभर जिस पाले में खड़े रहे उसी पाले में आपको विजय प्राप्त होती नजर आई। आप देखिए कि 2022 के चुनाव में 23 जिले ऐसे थे जिसमें भाजपा ने क्लीन स्वीप किया, सपा का सुपड़ा साफ किया। तो पलट के समाजवादी पार्टी के पास भी 5 जिले ऐसे थे जिसमें उन्होंने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। जैसे हमारे यहाँ बगल में कौशाम्बी है, गाजीपुर है, शामली है, आजमगढ़ है और एक कोई जिला और है। तो अब गाजीपुर में पिछली बार जो 7 में से सिर्फ 2 सीट सपा को प्राप्त हुई थी जब ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ खड़े थे। वही ओम प्रकाश राजभर जब 2022 में 17 से 22 में आ जाते हैं सपा के साथ, तो 2 सीट वाली सपा 7 की 7 सीटों पे कब्जा कर लेती है, एकदम क्लीन स्वीप कर देती है, भाजपा को एकदम साफ कर देती है। ये ओम प्रकाश राजभर का मैजिक है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो कमियां होती हैं, जहां पे उनका वीक पॉइंट्स होते हैं, उनको लगातार वर्कआउट करने को एक और टेंडेंसी रही है बीजेपी की कि वैसे तो वो गठबंधन बनाते हैं, गठबंधन की सरकारें होती हैं, कभी भाजपा की सरकार नहीं, हमेशा एनडीए की सरकार होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब से आए हैं, आपने देखा 26 पार्टी का एनडीए मुश्किल से 1 या 2 पार्टी के एनडीए पे आके खड़ा हो गया है। इन्होंने अपने सारे गठबंधन के सहयोगियों को किनारे करके जनता से एक सीधे संवाद बनाने की और सीधे एक वोट बैंक तक पहुंचने की कोशिश की है। तो गाजीपुर में भी वो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। और लेकिन अभी जो एक लेटेस्ट बयान आया है जिससे ये साबित हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर से उनकी बात बनती हुई नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर जमाने से बीजेपी में दस्तक दे रहे हैं, अपना महत्व भी जताते हैं, मुंबई जाके के उद्धव ठाकरे से गठबंधन कराते हैं, कहते हैं भाजपा के हम पे कोई स्टैंप रजिस्ट्री तो है नहीं, लेकिन भाजपा भी उनको समय समय पे सहलाती रहती है। आपने देखा क्या उनको वाई कैटेगरी सिक्योरिटी देती है और हर तरह से उनको आप देखें। और एक ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी से बाहर भाजपा के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत दिनों से मैं आप ही के चैनल पे कह रहा हूँ नीरज जी की ओम प्रकाश राजभर 2024 के चुनाव के पहले भाजपा के पाले में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में खड़े नजर आएंगे। और मुझे लग रहा है कि भाजपा गाजीपुर को ओम प्रकाश राजभर के जरिए ही साधने जा रही है। नीरज जी जी, डॉक्टर पंकज, मैं आपसे जैसा ओम प्रकाश राजभर की अहमियत बताई हमें अनुपम मिश्रा जी ने, तो अब अखिलेश यादव एक तरीके से 2022 के उनके साथी जो पूर्वांचल के साथी थे ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, वो उनके साथ नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शिवपाल यादव के रूप में उनके साथ परिवार का या पार्टी के संगठन का एक मजबूत स्तंभ लौटा है। और पूर्वांचल में पिछले दिनों दौरा भी किया शिवपाल यादव ने, और शिवपाल यादव की एक अपनी सांगठनिक पकड़ है पूर्वांचल पर। तो आपको क्या लगता है कि ये पूर्वांचल की लड़ाई अखिलेश यादव के लिए कैसी होने जा रही है मौजूदा परिस्थितियों में? पूर्वांचल की लड़ाई को समझने के लिए समाजवादियों के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए पूर्वांचल का क्या महत्व है, इसको समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में या पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। सिंह साहब जब भारतीय लोक दल के माध्यम से विपक्ष की अलग जगाते थे, तो वो आजमगढ़ को हमेशा उन्होंने कहा कि बागपत के बाद मेरा दूसरा घर है, लेकिन आजमगढ़ के भाइयों मैं तुमको बागपत से ज्यादा महत्व देता हूँ। तो शुरू से जो लड़ाई रही है समाजवादियों की, वो एक ओबीसी का मोनोब्लॉक या मोनोलिथिक स्ट्रक्चर तैयार करके उसके भरोसे या उसके आधार पर पूर्वांचल की लड़ाई जीतने की कोशिश रही है। रही बात राजभर साहब की, तो मैं बहुत ज्यादा उनको महत्व इसलिए नहीं देता क्योंकि उनके वोटर भी अब थोड़ा बहुत उनको एक ब्लैकमेलर कह लो या डीलर कह लो उसके रूप में देखने लगे हैं, जो उनके वोटर हैं। तो राजभर जी, और ये वोटर ऐसा है क्योंकि भाजपा ने भी आप देखिए तो इन्हीं के समुदाय से 2-3 अच्छे लीडर्स को निकालने का काम किया है। बलिया से एक राजभर साहब को इन्होंने राज्यसभा में पहुंचाया है, अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री हैं। तो राजभर साहब तो एक तरह से उनका मार्जिनल रोल रहेगा। ये आपने जरूर अच्छा कहा कि शिवपाल जी के रूप में अखिलेश जी को या समाजवादी पार्टी को एक मजबूत स्तंभ मिला है, क्योंकि नेताजी के जमाने से संगठन पर शिवपाल जी की मजबूत पकड़ रही है। शिवपाल यादव को उतनी ही पकड़, शिवपाल यादव की उतनी ही समझ है पूर्वांचल या जो सेंट्रल पट्टी है, जो केंद्र, जिसको हम कभी कभी यादव पट्टी भी कहते हैं, उस पर जितनी कभी नेताजी की रहा करती थी, क्योंकि नेताजी के
के दूत के रूप में या आंख और कान के रूप में वहां जाया करते थे। तो जो हर विधानसभा में जो पिछली बार या तो वोटर मायूस हो गया था शिवपाल जी के अलग होने से, या वोटर नाराज होकर उसने दूसरी किसी पार्टी को वोट दिया था, इस उसका जो लाभ है शिवपाल जी के आने का वो निश्चित मिलेगा समाजवादी पार्टी को। रही बात एक, दूसरी बात कि पूर्वांचल के जिलों का महत्व इसलिए ज्यादा है कि पूर्वांचल के जिले सिर्फ उत्तर प्रदेश की के चुनाव परिणाम पर अपना वो क्या कहते हैं उसका इम्पैक्ट नहीं रखते, वो बिहार के भी कुछ हिस्सों पर उनका इम्पैक्ट जाता है। अगर ऐसा ना होता तो मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस लड़ने ना आए होते। तो इसलिए पूर्वांचल के जिलों का महत्व ये है कि पूर्वांचल के जिले और उनसे सटे जो बिहार के जिले हैं उन सब में कमोबेश एक ही तरह के आपको चुनाव परिणाम दिखाई देते हैं। इसीलिए भाजपा पूर्वांचल के जिलों को विशेष महत्व दे रही है। और तीसरी बात, इस बार भाजपा की स्ट्रेटेजी भी है कि उनको पता है कि कुछ मुद्दों पे जो जीती हुई सीटें वो हार सकते हैं, तो वो खासकर उन सीटों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जो सीटें पिछली बार उनकी नहीं आई थी। तो ये 3 कारणों से पूर्वांचल की लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है। बिल्कुल समीर, हमने जैसा कि अभी डॉक्टर पंकज ने कहा कि अति पिछड़ों का एक समीकरण बनाती रही है समाजवादी पार्टी शुरू में। अभी हमने हाल ही में देखा अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी अखिलेश यादव ने जो ईबीसी समाज से जो नेता आते हैं उन्हें खास महत्व दिया, और ओम प्रकाश राजभर को इसी समाज को राजभर और अति पिछड़ों के नेता के तौर पर ही अगर फ़ायदा मिला था अखिलेश यादव को उनके साथ का, तो यही वो वर्ग था। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो है, जो जहां पर ओम प्रकाश राजभर का जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उनकी अनुपस्थिति जिस वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है, वहां पर अखिलेश यादव मजबूत किलेबंदी कर रहे हैं, और पूर्वांचल में पश्चिम में उन्होंने जयंत के भरोसे छोड़ दिया है पश्चिम, या छोड़ दिया है या कहें कि जयंत पश्चिम में मोर्चा संभाले हुए हैं। तो ये पूर्वांचल जहां बीजेपी को लगातार कड़ी टक्कर देते रहे हैं, बीजेपी के बिल्कुल जब लहर थी तब भी 2014 में भी टक्कर करीब करीब दी थी और विधानसभा में तो दी ही है, तो क्या अब ये इस बार अखिलेश मजबूत किलेबंदी कर पाएंगे? समीर जी, 2 चीजें हैं नीरज। एक तो अगर राजभर की बात करें, और राजभर क्या, मैं इस तरह के और भी जो छोटे छोटे अपने समुदाय के नेतागण हैं जिन्होंने पार्टियां बना ली हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे ये अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी हो, अपना दल हो, या और भी, इनमें सबको ये पता है, और ये हर बार हर चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अलग बारगेनिंग करते हैं, विधानसभा चुनाव में अलग करते हैं, पूरे टाइम किसी एक पार्टी के साथ रहते हैं। हालांकि वो अनुप्रिया पटेल अपना दल ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन बारगेनिंग 2019 के चुनाव में देखा था आपने कि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से और बातचीत तक हो गई थी, प्रियंका गांधी तक पहुंच गई थी। इन लोगों को ये पता है कि कोई एक बड़ी पार्टी का सपोर्ट, और चूंकि उत्तर प्रदेश में अभी या तो बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी है या फिर दूसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, उनको ये लगता है कि अपने बल पर हम कोई सीट नहीं निकाल पाएंगे, उनको भी अच्छे से पता है। और लेकिन ये है कि अगर हम किसी दूसरे को सपोर्ट दे देंगे तो 2-4 हमारी सीटें तो निकलेंगी, और जो जिसको हम सपोर्ट दे रहे हैं उसका भी सीटों के लिहाज से फायदा हो जाएगा। पर इन लोगों की जो बार्गेनिंग की जो बात होती है, बहुत ज्यादा से शुरू करते हैं और कई बार बहुत नीचे तक लाने की इनको कोशिश की जाती है, और जब तालमेल नहीं हो पाता है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण रहता है। तो ये अभी से ये कह देना कि ये बीजेपी के ही साथ जाएंगे, हालांकि बहुत आगे बढ़ करके अब तो ओम प्रकाश राजभर ने जो बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी का पैटर्न है कि शहर का नाम बदल दो, जिले का नाम बदल दो, बहराइच का नाम बदल दो, वहां उस तरह की भी अब मांग करने लगे हैं। और जैसा कि अनुपम जी ने भी कहा ना कि वो बीजेपी के बाहर बीजेपी के प्रवक्ता है, तो उस बड़ी भूमिका में है, लेकिन उससे भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये मान लिया जाए कि 2024 में बीजेपी के साथ ही वो रहेंगे तो कोई बहुत ये आवश्यक नहीं। अच्छी बार्गेनिंग अगर एक बार फिर, चूंकि समाजवादी पार्टी में भी थोड़ा बदलाव आया है पिछले 3-4 साल में, यानी जो शिवपाल यादव की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, पिछले 2 चुनाव से परिदृश्य में थे ही नहीं वो, तो इसका भी असर देखने को मिल सकता है कि राजभर और पूर्वांचल में भी शिवपाल यादव की पकड़ जितनी अपने इटावा वाले जो यादव बेल्ट कहा जाता है वहां पर है, उससे कहीं ज्यादा पूर्वांचल में है, अच्छी खासी पकड़ वहां पर है। तो अभी ये
एक बार फिर से अगर चले जाए समाजवादी पार्टी की ओर तो कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। दूसरी बात एक और है कि इतना बड़ा जो इम्पैक्ट जब शुरुआत में ये चुनाव लड़े, यानी जब 2017 का चुनाव लड़े, तब जो बात थी या बार्गेनिंग कैपेसिटी थी, फिर 3 साल 4 साल ये सरकार में रह भी लिए, उसके बाद से लगातार बीजेपी उस तरीके पे अपना काम करती रही है कि वो जिनको भी उन्होंने साथ लिया उनको धीरे धीरे कमजोर करते करते, यानी उनकी बदौलत तो सीढ़ियां तो चढ़ते गए, ऊपर चढ़ते गए, और धीरे धीरे जहां मौका आया उसको खत्म कर दिया। वो जितनी भी कोलिशन पार्टियां बीजेपी की हों, अब तक एनडीए के पुराने सहयोगी, सबसे पुराने शिवसेना से लेकर के और हरियाणा में इनेलो तक हम लोग जहां भी देखते हैं, उन्होंने उस तरह से काम किया। तो इनके पैरेलल भी वहां पर नेता उन्होंने खड़ा कर दिए, बहुत प्रभावी अभी तक नहीं हो पाए थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो अनिल राजभर और दूसरे और लोग हैं वो प्रभावी होने लगे हैं। ओम प्रकाश राजभर अपनी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे कम भी करते गए हैं। तो अब इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी ऐसी भी नहीं रह जाएगी कि अगर ये आ जाएंगे तो पूरा का पूरा राजभर वोट इनके साथ चला आ जाएगा। ये अब बीजेपी को भी पता है, सपा को भी पता है और खुद राजभर को भी पता है। दूसरे, जो ये जातिगत जनगणना है, इसको लेकर के अखिलेश यादव या कह लीजिए समाजवादी पार्टी जिस तरह की एक पूरा ओबीसी का मोर्चा बनाने पे लगी हुई है, अभी इसमें काफी कुछ तेजी आएगी और ओबीसी तबका जो है वो बहुत संभव है कि वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा संख्या में जुड़े। और ये इस तरीके के जो ओबीसी की पार्टियों का जो कोलिशन है, अगर हम अनुप्रिया पटेल को या अपना दल को अगर हम छोड़ देते हैं, तो जो छोटे छोटे ये ज्यादातर जो दल हैं, इनकी पूरी संभावना है कि ये बीजेपी के साथ जाएंगे। इसके पीछे कारण ये भी है कि ये बीजेपी इनके लिए अब उतनी सीटें, विधानसभा में तो एक बार हम समझ भी सकते थे, लोकसभा में इनके लिए सीटें नहीं छोड़ेगी। और ये सीट अगर नहीं पाएंगे, 1 या 2 सीट पर इनको अगर कहा गया कि आप मैक्सिमम आप लड़ लीजिए, आप किसी एक को दे दीजिए, उतने पर अगर ये इस लेवल पर जाकर के बीजेपी के साथ लगे रहते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज फिर वहीं पर ये दिक्कतें आएंगी। जी समीर सर, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुपम सर से सवाल लूं, से पहले डॉक्टर पंकज सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था ना कि जो मोनोलिथिक ओबीसी स्ट्रक्चर जो 91 के मंडल के दौर में था, उसमें काफी परिवर्तन आया है। अब आप देखिए तो उनमें एक आपको इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देगा ओबीसी के ब्लॉक में। और कई बार मुझे लगता है, मतलब एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मैं कह सकता हूँ, कई बार मुझे लगता है कि अब यादव वर्सेस रेस्ट की राजनीति हो रही है उसमें, और भाजपा इसको बहुत उभारती भी है। यही मेरा सवाल, यही इसी से जोड़कर मैं सवाल भी लेने वाला था। अभी इस पर आपकी भी टिप्पणी विस्तार से ले लेंगे। ये हमने एक सर, चूंकि हम कई प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं, यूट्यूब पर भी हैं, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी। यूट्यूब पर हमने दर्शकों से एक पोल भी कर रखा है जिसमें हमने पूछा है कि पूर्वांचल में कौन भारी पड़ेगा। 4 ऑप्शन है, सुबह सपा, बीजेपी, सपा और बसपा। तो हमारे दर्शकों से अपील है कि एक तो हमारा एक्सपर्ट पैनल पूर्वांचल से जुड़ा है, पूर्वांचल का एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट तो वो ओवरऑल पॉलिटिक्स का है, लेकिन खास तौर से तो वो लोग सवाल भी ज्यादा से ज्यादा पूछे ताकि हम अपने एक्सपर्ट से उस पर क्लैरिटी लें और हमारे पोल में भी हिस्सा लें। अनुपम सर, जो बात डॉक्टर पंकज सर कह रहे थे कि जो स्ट्रक्चर ओबीसी की राजनीति में चेंज आया है, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, फिर इस पर पंकज सर की भी टिप्पणी लूंगा कि 2022 में आपने भी अपनी बात में कहा कि गाजीपुर, आजमगढ़ जैसे जिलों में जो क्लीन स्वीप मिला अखिलेश यादव को, उसमें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जैसे जो छोटे छोटे दल थे उनका भी सहयोग रहा, क्योंकि जो परंपरागत राजनीति रही समाजवादी पार्टी की, उसमें यादव वर्सेस गैर यादव ओबीसी का भी हमें देखने को मिलता था ट्रेंड, जब इन्हें दूसरे गैर यादव ओबीसी के वोट नहीं मिलते थे। लेकिन 2022 में अखिलेश यादव को ये वोट मिलते हुए नजर आए, तभी उनका जो वोट शेयर है वो 37% तक चला गया, 37.5%। तो आपको क्या लगता है कि अगर 2024 के हम चुनाव की बात कर रहे हैं और फर्ज करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता बीजेपी के साथ चले जा रहे हैं,
तो क्या अखिलेश अपने वो जो समीर सर कह रहे थे कि जातिगत जनगणना वाले मुद्दे, यूनिवर्सिटीज के मुद्दे जो है, आरक्षण का मुद्दा जो है, निजीकरण का मुद्दा जो है, जो अखिलेश यादव लगातार उठा रहे हैं, क्या उन मुद्दों से वो गैर यादव ओबीसी वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, जो कि आज के समय में भाजपा के लिए ट्रम्प कार्ड है? अमित जी देखें, अखिलेश यादव तकरीबन हर पार्टी से गठबंधन कर चुके हैं और हर मुद्दा उठा चुके हैं। आपने उनको भी रामचरितमानस के मुद्दे पे मुखर होकर बोलते देखा, स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते देखा, और मैं आप ही के चैनल पे लगातार कह रहा था कि अखिलेश इस मुद्दे पे बैकआउट कर जाए। अब आप देखिए वो इस पे एकदम साइलेंट हो गए हैं और दूसरे मुद्दों की बात कर रहे हैं। कुल मिला के एक धारणा बनी है कि साहब अगर कमंडल को कोई रोक सकता है तो मंडल ही रोक सकता है। दूसरी बात, वो अपने जो लेसन्स ले रहे हैं, वो जो अपने अपने जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, दिशा निर्देश ले रहे हैं, वो बिहार से ले रहे हैं। उनको लगता है कि साहब हाँ, वहां पे रामचरितमानस की बात उठा दी चंद्रशेखर यादव ने, हम भी उठा देते हैं। वहां पे जातिगत जनगणना शुरू हो गई, हम भी इसकी बात करते हैं। अब जातिगत जनगणना तो अपने आप में इतनी क्रिटिकल चीज है, इसमें सारी पार्टियां घेरे में आ जाती है ना, कि 4 बार आपकी सरकार रही, 4 बार बसपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, भाजपा केंद्र में है। 2018 में राजनाथ सिंह ने वादा किया था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, सब बैकआउट करेंगे। ऐसे ये एक बोतल का ऐसा जिन्हें जो किसी कोई निकालना नहीं चाह रहा है। हर आदमी अनश्योर है, निश्चित नहीं है कि ये ऊँट कैसे किस करवट बैठेगा। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन भाजपा इसको, ये सबसे पहले जो फॉर्मूला एक दिया था राजनाथ सिंह जब वो 1 साल के मुख्यमंत्री हुए थे, तो उन्होंने ये पहली बार ये फॉर्मूला दिया था और इसको मंडल की काट के रूप में लेके आए थे राजनाथ सिंह। इस तरह पिछड़ों को पिछड़ों और अति पिछड़ों में और सर्वाधिक पिछड़ों में डिवाइड कर दिया था। राजनाथ सिंह तो चले गए 1 साल के मुख्यमंत्री रह के, लेकिन उनका ये फॉर्मूला नीतीश कुमार ने जरूर अपने हाथों हाथ ले लिया। 17 साल से बने हुए इसी फॉर्मूले पे बने हुए हैं। अब आप देखें कि निकाय चुनाव के लिए जब भाजपा रिजर्वेशन की बात करती है, वैसे तो उसने अपने कमिटेड एक ओबीसी कमीशन भी बना दिया, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, वो कह रहे हैं, लेकिन वो ये 7%, 11% और 9% के हिसाब से पिछड़े, अति पिछड़े और सर्वाधिक पिछड़े के रूप में पिछड़ों का डिवीजन कर रही है। अखिलेश यादव इस पे कहाँ स्टैंड लेंगे? वो पहले भी इसका विरोध कर चुके हैं। अनुप्रिया पटेल इसमें कहाँ स्टैंड लेंगी? वो भी इसका विरोध कर चुकी हैं। इसका खुल के यादवों और कुर्मियों की पार्टियों ने इसका खुल के विरोध किया है। अभी एक बात हो रही थी कि यादव वर्सेस गैर यादव, मेरे ख्याल से पंकज जी कह रहे थे। तो देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी जो दलितों को लुभा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों को लुभा रही है पसमानाओं के बहाने, वो भारतीय पार्टी जो समाज के हर वर्ग को लुभा रही है, वो 8 साल से सत्ता में है, लेकिन वो यादवों को लुभाने की या उनको अपने साथ जोड़ने का कोई प्रयास नहीं करती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने जो ओबीसीज में एक डिवीजन कराया है, वो बेसिकली यादव और गैर यादव के आधार पर ही कराया है। अगर यादव ही उनके साथ आ गया तो कुछ तमाम जो जिसको मैं कहता हूं नॉन यादव ओबीसी या गैर यादव पिछड़ा जो आज उनके साथ जुड़ा हुआ है, तमाम छोटी बड़ी जातियों में, कुर्मी से लेके, कोयरी से लेके, कुशवाहा से लेके, नाई से लेके, वगैरह वगैरह, तो वो सब जैसे वो एक मुसलमानों की बात करके हिंदुओं का वोट लेते हैं, उसी तरह वो यादवों की बात करके गैर यादव पिछड़ों का वोट लेते हैं। लेकिन अनुपम सर, एक चीज इसमें ऐड ऑन कर दूं। अभी कानपुर में समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि में पीएम मोदी तक शरीक हुए थे, मतलब ऑनलाइन ही हुए थे, और उसमें अखिल भारतीय यादव महासभा के 10 देशों से, मतलब 10 राज्यों से प्रभारी सभाएं, और उसको इस तरह की कवायद से जोड़ा गया कि यादव वोटों को आकर्षित करने के लिए बीजेपी भी तो अपने दांव पेच खेलती ही। अमीश भाई, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, सीएसडीएस का डेटा कहता है कि लोकसभा चुनाव में 27% तक भाजपा को वोट मिल गया यादवों का। हालांकि मुझे डेटा थोड़ा एग्जैजरेटेड लगता है, लेकिन ये बात सत्य है कि जब आपने देखा तकरीबन हर राज्य में इस समय आदमी, आप दिल्ली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लोग विधानसभा में अलग तरह से वोट डालते हैं, लोकसभा में अलग तरह से वोट डालते हैं। तो जब इतना, तो यादव वोटर्स को भी समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी केंद्र की खिलाड़ी नहीं। अब ऐसे में जब वो केंद्र का चुनाव होता है तो उसकी राष्ट्रीयता जाग जाती है, उसका नेशनलिज्म जाग जाता है, और वो उसमें से उसका एक हिस्सा नरेंद्र मोदी के साथ चला जाता है। और खास तौर से इसलिए चला जाता है क्योंकि उनको नजर आता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी केंद्र में कोई खासा दखल करने नहीं जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के जो नरेंद्र मोदी और भाजपा की एक जो मुझे एक रणनीति नजर आती है कि आप उन्हें अपने साथ ला पाए या ना ला पाए, कम से कम आप उनको अपने से नाराज होने का कोई मौका ना दें। आपने देखा होगा जब मुलायम सिंह जी की मृत्यु होती है तो प्रधानमंत्री अपना चुनावी भाषण रोक के 10 मिनट तक उनकी बात करते हैं, और एक प्रधानमंत्री को छोड़ के सारे छोटे बड़े नेता आपको
सफाई में आपको जाते आते नजर आते हैं। तो ऐसा उनका एक मानना है कि आप यादव को नाराज ना करें, लेकिन वो यादव को एकदम अपनी पार्टी में बड़ी मात्रा में लाके बाकी ओबीसी को नाराज नहीं करना चाहता। एक छोटी सी बात इसमें हमीश देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी की 4 बार बनती हुई सरकारों के बाद ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस बात को कहने लगा है कि साहब सपा की सरकार यादवों की सरकार होती है, उसमें बाकी ओबीसी की जगह नहीं रहती। और यही वो तबका है जिसको भारतीय जनता पार्टी बहुत समय तक लुभाने के और अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। अमीश जी, पंकज सर, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि आपने ही इस बात का जिक्र भी किया। 2024 की सियासत जब पूर्वांचल में खेली जाएगी तो ट्रम्प कार्ड तो गैर यादव ओबीसी वोट भी रहेगा, ये सब जान रहे हैं। और अखिलेश वो जो गठबंधन थे 2022 वाले, वो गठबंधन अब नहीं है, और इस बात की संभावनाएं भी उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही हैं जिस प्रकार के अभी ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं के बयान है कि वो अखिलेश यादव के साथ आएंगे। तो बतौर पॉलिटिकल साइंटिस्ट आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव पूर्वांचल में गैर यादव ओबीसी वोट की बात हो या दलित वोट की बात हो, क्या उसको अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहे हैं, या उनका जो भी पॉलिटिकल एजेंडा जिस पर वो चल रहा है, जिस तरीके की रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर विवाद खड़ा हुआ और उन्होंने एक बोल्ड स्टैंड लिया और इससे नहीं डरे कि इससे एक समाज का एक तबका आहत हो जाएगा, और जो कि विरोध कर रहा था आहत हो रहा था, उन्होंने अपनी बात रखी। तो आपको क्या लगता है कि उनकी रणनीति इस ओर जा रही है कि वो गैर यादव ओबीसी और दलित वोटों को लुभा पाएंगे पूर्वांचल में? देखिए, अभी जो अनुपम जी ने कहा कि प्रयास वो लेसन ले रहे हैं बिहार से, तो मैं कुछ हद तक आपकी बात से सहमत हूँ कि बिहार ने हमेशा देश को एक राजनीतिक दिशा दी है। इसमें चाहे 74 का आंदोलन हो, जयप्रकाश जी का आंदोलन हो, उसके बाद तो बिहार से इन लोगों को जरूर लगता है कि बिहार से जो हवा निकली है या जो संदेश निकला है उसको ग्रहण करके हम उत्तर प्रदेश में भी कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1, मेरा ये मानना है कि जो धार्मिक भावनाओं या जैसे रामचरितमानस पर टिप्पणी, तो ये सोच लेना कि सारे ओबीसी रामचरितमानस के इस टिप्पणी के प्रभाव में आ जाएंगे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैंने देखा जब रामशिला चली है वहां से नेपाल से, तो कैसे रास्ते भर जो लोग लाइन लगा के आंसू बहा रहे थे, दर्शन के लिए उमड़ रहे थे। तो मुझे धर्म आज भी जो है, जैसे कार्ल मार्क्स कह के गए थे कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल, तो धर्म आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण जी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है, उसको आप कम नहीं कर सकते, ये नहीं सोच सकते। और दूसरी चीज ये लोग भूल जाते हैं कि 90 का जो उभार था मंडलाइट्स का या मंडल युग जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत परिवर्तन आया है। उसमें इतना परिवर्तन आया, चाहे भाजपा ने अपनी कूटनीति से कह लीजिए, अपने लगातार प्रयासों से कह लीजिए, कुछ तो मतलब बीज बोया है पिछड़ों के बीच कि भाई देखो, मलाई तो यादव जी खाते हैं, मलाई तो परिवार खाता है, मलाई तो एक ही वर्ग खा रहा है। तो ये पिछड़ों के बाद, और मैं तो इसमें और जोड़ता हूं कि पिछड़ों छोड़िए, मुझे तो लगता है कि जो अनुसूचित जाति वोटर है उसके अंदर भी ये भावना उन्होंने मतलब ये संदेश दिया है कि देखो, दिया तो मुफ्त भोजन हमने है, दिया तो आवास हमने है, मायावती जी ने क्या किया। तो ये इस तरह के संदेश देके एक आप कह सकते हो कि नैरेटिव जो है बहुत प्रमुखता से और बड़ी मजबूती से स्थापित करती है भाजपा। ये लोग सोचते हैं, या जो विपक्षी दल है उनको ये लगता है कि हम बयानों से उनके इस मिथक को, उनके इस प्रयास को तोड़ सकते हैं। तो मुझे नहीं, आप लोग भूल रहे हैं, सपा बसपा दोनों एक थे 2019 के चुनाव में। अगर सपा बसपा के वोटर सिंपली मिल जाते तो मुझे लगता है कि 80 में 82 सीटें मिल जानी चाहिए थी सपा और बसपा को लेकिन हुआ नहीं ऐसा। और मैंने भी कहा था कि देखिए, ग्राउंड लेवल रियलिटी इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो भूमि की राजनीति होती है, जो सतह की राजनीति होती है, वो अंक गणित से ऊपर होती है, वो ज्यामिति से ऊपर होती है। उसको समझने के लिए उस जमीन पे आपको बने रहना पड़ता है। हवाई जहाज से उड़ के आप जमीन की राजनीति नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगता है कि जितनी मेहनत भाजपा का, और भाजपा के पास एक सबसे बड़ा उनके पास जो अस्त्र है जिसको दूसरी पार्टियों के पास नहीं है, वो उनका संगठन और वो उनका धन का आधार। आज सबसे बड़ी पार्टी ऐसी है, सबसे बड़ी पार्टी जिस मतलब धन के मामले में, कि जितना धन भाजपा के पास है, जितनी समृद्धि भाजपा के पास है, उस पैसे का मुकाबला अन्य दल नहीं कर सकते। और जो सांगठनिक क्षमता भाजपा के पास है,
आप देखिए, मैं तो चुनाव में मैं प्राय घूमता हूँ, कई बूथों पे मैं देखता हूँ, जब तक मेरे पास अपने, मैं उदाहरण से बताऊं कि 3 बार 4 बार पर्ची भाजपा भाजपा से आ जाती है, भाजपा कार्यालय से, और समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों की कोई पर्ची मेरे पास नहीं आती। ये तो बूथ की ताकत है भाजपा की। हाँ, तो वही तो असली चीज तो वही है ना। असली चीज तो इन विपक्षी दलों को समझ में नहीं आता है। राहुल जी यात्रा कर रहे, बहुत अच्छी बात है, यात्रा से परिणाम भी मिले, हमारी शुभकामनाएं, लेकिन बूथ तक कौन पहुंचाएगा वोटर को? जी। असली सवाल ये कि बूथ तक कौन पहुंचाएगा। तो ये इस मामले में काफी विपक्षी दल जो है वो फिसड्डी दिख रहे हैं मुझको, और इसी का लाभ भाजपा को मिलता है। जी, मतलब आपने इशारों इशारों में कह दिया कि अखिलेश यादव की कवायद बहुत ज्यादा रंग लेते नजर आ रही है। नहीं, जो ये हालांकि देखिए, मैं कोई भविष्य, एक मिनट में जी देखिए, मुझे याद आ रहा है, अनुपम जी शायद आपको भी याद हो, एक बार कान्हा श्याम में जी हाँ, 2000, जी हाँ, याद होगा, ये हम लोग थे, जी 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 हम लोग साथ थे, और वो पत्रकार महोदय ने आयोजित किया था। तो मैंने तब भी कहा था, उन्होंने बहुत ऑफ द रिकॉर्ड पूछा कि आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है। हमने, साहब मेरा एफिलिएशन कुछ और है, लेकिन सरकार तो जिसकी बन रही है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, मैंने भी उस समय एक बहुत खुल के कहा था, और हाँ, उस समय बिल्कुल कहा था, मुझे याद कई है। चैनल कहा, कई चैनलों पे मैंने नहीं, कहा, हालांकि मेरे साथ भविष्यवाणी करने में मैं यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने कई चैनलों पे इस पे कहा। नहीं, उसका देखिए और साफ दिखता हाँ, है ना, जी साफ दिखता है। आप जो बाकी वोट, अब जैसे 80 करोड़, जो मोदी जी रोज कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन में दे रहा हूँ, ठीक जी है, तो जिन घरों में राशन जा रहा है, जिन घरों में राशन के माध्यम से पैसा आ रहा है, क्योंकि कई बार वो इतना राशन इकट्ठा हो जा रहा है कि बेच के मार्केट से पैसा भी आ रहा है उनके पास, जी तो वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। यार दूसरे दलों ने क्या दिया, कम से कम भाजपा, कम से कम मोदी दे तो है। हम तो सुनते हैं गंवई भाषा में जो यहाँ के इलाहाबाद में बातचीत होती है। लेकिन देखें डॉक्टर साहब, जैसे जैसे मोदी जी ने इसको मुफ्त मुफ्त शब्द का इस्तेमाल किया, और जैसे कहा, यदि अगर किसी और पार्टी ने, किसी और नेता ने कहा होता, तो अब तक भारतीय जनता रेवड़ी पार्टी ने हो उसकी जाता है, खाट खड़ी कर दी होती। वो देखिए रेवड़ी एक हो मिनट, जाता है। अनुपम जी, हाँ, मैं देखिए, अनुपम जी लेकिन एक सेकंड, इसका कोई लाभ ही नहीं उठा पाता। मैं जी बता रहा हूँ, ये तो कमजोरी विपक्षियों की है ना हाँ, जी भाई। रेवड़ी कल्चर के खिलाफ सबसे ज्यादा मजबूती से मोदी जी खड़े हैं, और सबसे ज्यादा रेवड़ी बांट मोदी जी रहे हैं। जी ये पॉइंट है। समीर सर, मैं आपके पास आता हूँ सवाल के साथ कि ये जो अखिलेश यादव की जो सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश है पूर्वांचल के रण की, अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में जो वो इस कवायद में जुटे हुए हैं पिछले कई साल से कि उन्हें गैर यादव ओबीसी वोट मिले, दलित वोट मिले, और इस बार उन्होंने सांगठनिक स्तर पर, जैसा नीरज जी बता रहे थे कि बड़े बदलाव किए और उसमें ऐसे लोगों को इंडक्ट किया जो उन गैर यादव ओबीसी जातियों या दलित जातियों पर जिनकी पकड़ है या उस जाति से वो आते हैं। लेकिन जो पंकज सर बोल रहे थे कि जो ये केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जिसे आजकल लाभार्थी वर्ग क्वाइन किया जाता है, जो एक तैयार किया है बीजेपी ने, तो क्या पूर्वांचल में ये लाभार्थी की राजनीति अखिलेश यादव के सोशल इंजीनियरिंग पर भारी पड़ेगी, या अखिलेश यादव इसमें से रास्ता निकालते हुए नजर आ रहे हैं? सोशल इंजीनियरिंग वाले फैक्टर से ज्यादा जो डॉक्टर पंकज सर ने कहा कि मैं जो रिलीजन वाली बात है, ये जितनी भी सोशल इंजीनियरिंग हो चाहे जो हो, और खास तौर पर विधानसभा चुनाव में तो एक बार बहुत सारी ये चीजें चल जाती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए जो अगला चुनाव होना है 2024 में, वहां जब हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाली बात आएगी ना, और वो बात आएगी ही आएगी, कोई ना कोई ऐसा मौका आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही समीर जाएगा। जी, मौका मौका तो से सर, में ही आपका आ फ्रेम जाएगा। फंस रहा है। अयोध्या में जब मेरा, जी हेलो, हाँ सर। जी जी जी, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि अभी जनवरी में जब राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तो जी वहीं जी से नैरेटिव फिर चालू हो जाएगा, तो उसको बिल्कुल आप, सर। हाँ, हाँ, वो हो जाएगा, शिला लाई जा रही, तो ये सारी कवायद उन्हीं सब चीजों के लिए है। और उसके बाद तो मेरे कहने का मतलब कि तब ये सारी चीजें जो होंगी वो सब फिर जब वर्सेस वाली बात आ जाएगी, तो कितनी भी सोशल इंजीनियरिंग हो उस समय वर्सेस में, तो फिर हिंदू, जब सारे लोग हिंदू बन जाएंगे तो हिंदू भारी पड़ जाएंगे। उनमें से थोड़े बहुत अगर इधर उधर दाएं बाएं अगर खिसक भी जाते हैं, और ये सही बात है, आंकड़ों पर जो CSDS के आंकड़े हो चाहे जो हो, जो हम लोग बहुत सारे फील्ड में रहते भी हैं, बहुत कुछ, खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो मैंने पिछले 5-6 साल में बहुत ट्रेवल किया है। ये हमने देखा है कि लोकसभा के चुनाव में, चाहे वो 2014 का रहा हो चाहे 2019 का रहा हो,
बैकवर्ड, जिनको हम पहले बैकवर्ड में, और खास तौर से जो यादव कम्युनिटी है वो बीजेपी की सपोर्टर नहीं हुआ करती थी, लेकिन अच्छे खासे न केवल उनका प्रचार करते हुए और उनके साथ देते हुए, बल्कि उनकी तर्क देते हुए कि हम क्यों ना बीजेपी को वोट दें, इस तरीके से वहां पर इतने इस ढंग के सपोर्टर उनके मिले। तो 2024 में मुझको, अगर जहां तक चाहे जितनी सोशल इंजीनियरिंग हो, प्रभाव पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और उस समय जो हमने आपको ये बताया कि ये जो नेताओं का गठजोड़ है, खासतौर से ओबीसी नेताओं का, अब इन गठजोड़ को भी, इन नेताओं को भी उस स्थिति में बीजेपी ने ला दिया है कि बहुत ज्यादा ये इम्पैक्टफुल नहीं होने वाले, और जितना इनका फायदा लिया जा सकता है उतने फायदे भर के नेता उन्होंने अपनी पार्टी में भी तैयार कर। इतने दिनों से अगर कुछ नेताओं को उन्होंने रखा है, वो उनको अपनी कम्युनिटी को ही आगे बढ़ाने में लगाए हुए हैं, तो चुनाव के समय वो उनसे हट जाएंगे ऐसा संभव नहीं है, इसलिए कि केवल पहले से एक नेता तैयार है। हाँ, वो नेता अगर उस तरीके से रिजिड होकर के तैयार रहे, उसके पास जब टिकट मांगने के विकल्प आते हैं तो 6 लोगों का, अपने घर के लोगों का टिकट की लिस्ट बढ़ा देते हैं, तो ये लोग एक तो अपनी उस तरह की क्रेडिबिलिटी नहीं साबित कर पाए अपनी कम्युनिटी के बीच में, और दूसरे जो बार बार इधर से उधर जाने की जो इनके तौर तरीके हैं, ये बहुत अपने कम्युनिटी में भी उस तरीके से फायदा पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो मैं अभी देख पा रहा हूं वो यही है कि अल्टीमेटली लोगों को यही लगेगा कि जब हमको सारी चीजें, राशन, हाँ एक बात और है, ये जो फ्रीबीज वाली बात है, राशन वाली बात है, बीजेपी के लोग जितना वहां पे, चूंकि उनका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है इस समय, जितना ये बताने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं कि आपको बीजेपी की सरकार राशन दे रही है, इससे ज्यादा ऊर्जा ये बताने में लगाते हैं कि दूसरी सरकार आएगी तो ये राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो मिल रहा है, वो सब लोग देख रहे हैं, और बंद हो जाएगा उसकी आशंका से ही लोगों को लगता है कि एक वोट दे देने में बीजेपी को जा क्या रहा है। तो चुनाव आते आते सारी चीजें फिर इस पर चली जाती हैं, और अभी 2024 तक हम यही स्थिति देख रहे हैं फिलहाल तो। और खास तौर से अगर हम उत्तर भारतीय राज्यों की बात करें, उनमें भी यूपी और बिहार की, उत्तर प्रदेश की खास तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल समीर, अभी 2 दिन पहले दिल्ली में एक, जिसमें नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से ये कहा कि भाई एंटी इनकम्बेंसी अगर कोई है तो उससे निपटने के लिए आप जनता से कनेक्ट कीजिए, और जो सरकारी योजनाएं हैं जो उन्हें लाभ देने वाली हैं, आप उनके बारे में लोगों को बताइए। तो इस बात पर तो वो लगातार जोर दे रहे हैं, और शायद बीजेपी की ये एक मजबूती ज़रूर है कि योजनाएं कांग्रेस के वक्त पे भी होती थी, यूपीए के वक्त पे भी होती थी, लेकिन वो जो लास्ट डिलीवरी है जिसको कहते हैं, कि जो आखिरी आदमी तक उसे पहुंचाने का फॉलोअप है, वो बीजेपी का मजबूत है, और बार बार उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेता जो हैं वो उसे अंडरलाइन भी करते हुए हमें दिखते हैं। अनुपम जी, जो एक बात मैंने शुरू में कही थी, और जो हम अपने इस लाइव डिस्कशन में जो हमने एक अपना इसको फेस भी बनाया, कि शिवपाल यादव एक ऐसा हथियार है जो 2022 के चुनावों से, अगर हम अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स पिछले 8 महीने 10 महीने की देखें, तो वो उनके पास एक शिवपाल यादव के रूप में एक नया हथियार आया है। शिवपाल यादव ने दिसंबर महीने में प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़ के कुंडा तक भ्रमण किया, अलग अलग जिलों का, और वो पूर्वांचल में लगातार घूमते हुए नजर आए। और कल जब अपने इस गाजीपुर दौरे से पहले अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिलने गए, तो बहुत चर्चा इस बात की हुई कि शिवपाल यादव एक्टिव होंगे, शिवपाल यादव को पूर्वांचल में जो है वो उनकी जो सांगठनिक ताकत है उसका फायदा लेना चाहेंगे अखिलेश यादव। तो आपको क्या लगता है कि शिवपाल यादव जो है वो कितनी बड़ी भूमिका इसमें निभा सकते हैं? क्या उनका अब भी 6 साल बाद उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वापसी तो हुई है, लेकिन क्या अब भी उनका उतना जलवा है या फिर नहीं है पूर्वांचल में खासतौर पर? अब धीरज जी, मैं शिवपाल के मुद्दे पे जो कहूंगा थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा, और शायद कुछ लोगों को मेरी बात समझ में ना आए, लेकिन मेरा मानना है कि शिवपाल यादव जी को बहुत ओवररेट किया जा रहा है, ओवररेट किया जा रहा था। मैं आपको इसका सबूत देता हूं। आप देखें, मतलब मैं उनकी माना जाता है राजनीति में पकड़ और पार्टी खड़ी की, हाँ ठीक है पार्टी खड़ी थी, वो लगातार मुलायम सिंह जी के साथ दौड़े हैं, लेकिन जो शख्स ये नहीं समझ पाया कि मुलायम सिंह जी अपनी गद्दी उनको देंगे कि अपने लड़के को देंगे, जो शख्स ये नहीं समझ पाया
कि अगर वो अखिलेश यादव से सीधे पंगा ले लेंगे तो पार्टी किसके फेवर में जाएगी, उनके साथ खड़ी होगी कि अखिलेश के साथ खड़ी होगी। जो शख्स ये नहीं समझ पाया कि जनता का मूड क्या है, वो अखिलेश के साथ है कि आपके साथ है। जो शख्स वापस भी आते हैं, पहले कितने दिन आपको भाजपा के दरवाजे पे दस्तक देते नजर आए, रामचंद्र जी की फोटो लगा के ट्वीट करते रहे, उसके बाद मतलब आप देखें एक सीट इनको दी गई और इन्होंने अपने सारे समर्थक जो इनके साथ पार्टी छोड़ के गए थे सबको छोड़ के अकेले सपा की टिकट पे चुनाव लड़ गए। आपके साथ वाले गए हुए ज्यादातर लोग भाजपा में भाग गए, फिर बचे खुचे जो लोग थे उनको लेके आप फिर से सपा में लौट आते हैं। और आप गारंटी क्या बताते हैं, कहते हैं मेरे पास डिंपल यादव की गारंटी, अगर इस बार अखिलेश कुछ करेंगे तो डिंपल देखेंगी। आप सोचिए डिंपल यादव की गारंटी पे लौटे। और आज इतने दिन हो गए मैनपुरी चुनाव को नीरज जी, अभी तक शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी के ऑफिस के दफ्तर में बैठने के लिए कमरा नहीं मिला। वो आज तक वहां छात्र नहीं किया। आज शिवपाल जी इलाहाबाद, आज हमारे शहर में शिवपाल जी 2 दिन के लिए आज और कल। आप बताएं, आप उन्हें वापस लाए हैं और आप कहते हैं कि वो पार्टी को स्ट्रांग करेंगे, लोग उनके पास जाते हैं। देखिए शिवपाल जी का सबसे स्ट्रांग फैक्टर क्या था, जब 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वो उपलब्ध नहीं थे, नेताजी तक भी एक बड़ी दिक्कत होती थी। कुल मिला के शिवपाल यादव अपने तमाम कैडर को, तमाम कार्यकर्ताओं को 24 घंटे उपलब्ध रहते थे। शिवपाल यादव कुछ कहते थे तो लोग कहते थे कि अब शिवपाल यादव के मुंह से बात निकल गई, अभी नेताजी से भी नहीं कटेगी, अखिलेश यादव से भी नहीं कटेगी, हो जाएगी। आज शिवपाल के पास जो भी आदमी जा रहा है, कुछ भी जाए, जैसे निकाय चुनाव के लिए टिकट मांगने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है, तो शिवपाल 2 चीजें कह रहे हैं। पहले तो पब्लिकली लोगों से कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी बात अखिलेश तक पहुंचा दूंगा, वो किसी को कोई आश्वासन ना दे रहे, ना देने की सिचुएशन में। ज्यादा कुरेदिए तो करीबियों से कहने लगते हैं कि अभी आपने देखी इतनी बड़ी लिस्ट जारी हुई, प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी हुई, मेरे एक आदमी को नहीं अकोमोडेट किया वगैरह वगैरह। उनका 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 दर्द भी अकेले में बाहर आ जाता है। तो ऐसे में आप शिवपाल यादव को भले प्रदेश व्यापी नहीं राष्ट्रव्यापी दौरे पे भेज दीजिए, पर यदि आप उन्हें अधिकार नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें बैठने के लिए कमरा तक नहीं दे रहे हैं, देने के लिए अखिलेश यादव के पास बहुत कुछ है भी नहीं। नेता विपक्ष वो खुद हैं। जब सरकार आज 6 साल से आप सत्ता से बाहर हैं, विपक्ष में आदमी क्या दे लेता है कि वो तो सरकार होती है जो सबको पंजड़ी भी बांट लेती है, सबको एक एक झुंझुना थमा देती है। और वैसे भी शिवपाल यादव जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, वो अपने लड़के के लिए, उनका अपना एक अगली जनरेशन की लड़ाई हो रही। अखिलेश के पास देने में कुछ खास है नहीं और आप उनको अभी तक बैठने का कमरा तक नहीं दे पाए। मेरा अपना मानना है कि अखिलेश यादव फिर से एक ब्लंडर कर रहे हैं। वो शिवपाल को क्षेत्र में भेज रहे हैं लेकिन उनको ताकत नहीं दे रहे हैं। इससे उनको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। नीरज जी डॉक्टर पंकज, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं, आपने मेरी शुरुआत में इस शिवपाल पर टिप्पणी की तस्दीक की थी, तो आपको क्या लगता है कि शिवपाल जो है वो कोई भूमिका निभा सकते हैं? जैसा हम लगातार कहते हैं कि संगठन पे उनकी बहुत पकड़ है और अब वो पूरी तरह से वापस अखिलेश के साथ आ गए हैं और एक एक्टिव रोल निभाएंगे। आपको क्या लगता है उनकी क्या भूमिका रहेगी और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं? जी, के परिणाम अगर आप देखें तो तमाम सीटें ऐसी थी जहां बहुत मार्जिनल डिफीट हुई थी समाजवादी पार्टी की, और उसमें उस मामले में शिवपाल जी की भूमिका थी, क्योंकि शिवपाल के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे या तो वोट डालने नहीं निकले या उन्होंने नाराजगी में किसी अन्य दल को वोट दे दिया, तो वो ताकत वापस लौटेगी समाजवादी पार्टी के पास, नंबर 1। नंबर 2 कि शिवपाल जी को इतना जरूर पता है कि किस लीडर में कितनी हैसियत है, उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ये पक्का जान लीजिए। कि जैसे कई बार लोग घेर लेते हैं अखिलेश जी को और उनको गलत सूचना देके उनसे लाभ प्राप्त करते हैं, तो ये गलती शिवपाल जी के साथ नहीं हो सकती। तीसरी चीज कि शिवपाल जी जब निकलेंगे तो आज क्या है, आज समाजवादी पार्टी का वो भी उपेक्षित है, ये जान लीजिए। अखिलेश जी अब निकलना शुरू हुए हैं, मतलब 2017 के बाद 2022 के अंत और 23 में। अदरवाइज उसके पहले वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में निकलते थे, जिसको लेके राजभर ने भी, ओम प्रकाश राजभर जी ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की थी कि एसी से बाहर निकले। तो अब उन्होंने निकलना शुरू किया है। तो जब निकलना शुरू किया है तो उसके पहले तक जो सपोर्टर थे, मेरी तो बातचीत होती रहती थी, तो हमेशा लोग कहते थे अरे कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब ऐसे में जैसे कहा, अनुपम जी ने इस बात को स्वीकार किया कि शिवपाल जी में सबसे बड़ी यूएसपी है कि ही इज एक्सेसिबल, ही इज अवेलेबल 24/7। उनके पास कोई ये नहीं कि आप जाएंगे तो रात हो गई या शाम हो गई या आप नहीं मिल सकते। छोटा कार्यकर्ता भी पहुंचे, बड़ा कार्यकर्ता भी पहुंचे, शिवपाल जी मिलते जरूर हैं, भले कितना निदान कर पाते उसकी समस्या का वो दूसरी बात है। मैंने 2012 से 2017 में भी देखा,
उस समय से उनकी उपेक्षा शुरू हो गई थी। कई बार कहते थे कि यार बात करो, मुख्यमंत्री से बात करो, या मैं बात करूंगा, दूसरे कार्यकर्ताओं से भी कहते थे अच्छा मैं बात करूंगा, मैं नेताजी से बात करूंगा। कभी वो खुद आश्वासन तब भी नहीं देते थे। रही बात उनके आने से, तो हाँ मैं जरूर मानता हूँ मैं थोड़ा कि उनके आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। और अब कितनी मजबूती मिलेगी तो चुनाव परिणाम बताएगा। अभी से हम लोग कोई ज्योतिषी तो है नहीं कि बता दे जी बिल्कुल। कितने परसेंट मिलेगी, कितने डिग्री पे मिलेगी, लेकिन हाँ निश्चित मिलेगी उनके आने से मजबूती। और रही बात, उनके साथ एक और प्लस पॉइंट है जो शायद हम लोग, उनके गैर यादव ओबीसी में भी बहुत अच्छी पैठ है, ये आप जान लीजिए। गैर यादवों में जो ओबीसी हैं उनमें भी शिवपाल जी की बड़ी अच्छी पैठ है। ये सब उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते थे, चाहे जैसे बेनी बाबू चले गए, उनके मतलब बिल्कुल डेथ हो गई, वो भी शिवपाल जी से प्रगाढ़ संबंध उनका होता था। कई ऐसे नेताओं को मैंने देखा, गैर यादव और गैर पिछड़े भी, जो जो जिनको आप सवर्ण जातियां कहते हैं, वो भी शिवपाल जी के यहाँ काफी समय वो लोग दिया करते थे। तो हो सकता है उनके आने से, मेरा मानना है कि कुछ ऐसे वोटर्स जो है वो आकर्षित हों समाजवादी पार्टी की ओर। जी। समीर, हमारे एक दर्शक वो ये कह रहे हैं, उन्होंने लिखा जो है उसका क्रक्स मैं बता रहा हूं कि मायावती अपने समाज की कोई आवाज़ नहीं उठाती है, इसलिए उनका जनाधार खत्म हो चुका है। अब दलित पिछड़ों की आवाज़ समाजवादी पार्टी उठा रही है, ये अर्शदीप का कहना है। तो अगर आप शिवपाल यादव की भूमिका पर कोई टिप्पणी करना चाहें तो उसके साथ ये मेरा एडिशनल सवाल है कि मायावती इस जंग में कहाँ खड़ी हुई हैं, अगर हम सिर्फ पूर्वांचल की बात करते हैं, क्योंकि 2019 में 7 सीटें अगर सपा बसपा गठबंधन ने जीती थी तो उसमें ज्यादातर सीटें तो बसपा की ही थी। हाँ, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो गठबंधन हुआ था सपा बसपा में, उसमें जो सपा के स्ट्रांग फोर्ट थे, जो उसके मजबूत किले थे, वो सब उन्होंने मायावती जी को प्लेट पर सजा के दे दिया था। चाहे गाजीपुर हो, चाहे जौनपुर हो, ऐसे जिले इनको मिल गया, गाजियाबाद इनको मिला, नोएडा, वहां क्या मतलब था। तो जो मजबूत जिले थे तो आपने सपा को दे दिए, बसपा को दे दिए, उसलिए भी सपा मतलब वहां लूजर रही थी। जी बिल्कुल। समीर, आपकी टिप्पणी। नीरज जी, शिवपाल यादव की जो भूमिका है, मैं काफी हद तक अनुपम जी की बात से ये सहमत हूं जो उन्होंने बातें कही हैं। लेकिन एक चीज पर मैं ये बात कहूंगा कि जो इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ये अनुमान नहीं लगा सका कि वो अपनी विरासत किसको सौंप करके जाएंगे, उस मामले में बहुत ही व्यक्तिगत तौर पर मैं बता रहा हूं कि विरासत सौंप करके जाएंगे। शिवपाल यादव को अब मुझे नहीं लगता कि कभी ये सोचते थे कि उनको अखिलेश की बजाय, और ये तभी तय हो गया था जब मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो वो ये भी जान रहे थे कि ऐसा नहीं होगा कि उनको पूरी पार्टी सौंप करके जाएंगे या उनको अपना विरासत, वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर चाहते थे। और लास्ट तक, चाहे ये उनकी गलतफहमी हो, चाहे ये उनकी मुलायम सिंह यादव के प्रति अंधभक्ति हो, चाहे जो, आखिर तक उनको ये नहीं लगा कि ये जानबूझ करके या फिर अनजाने ही, लेकिन मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को पार्टी में भी, सरकार में भी पूरी तरीके से एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन शिवपाल यादव के एक बेहद करीबी व्यक्ति, जिनको कि अब वो नहीं रहे बेचारे, उनसे हमारी बात हुई एक बार, जब मैं इस तरह की कुछ बातें मैंने उनसे कह दी। मैं हूबहू उस बात को नहीं बता सकता हूं, लेकिन उसका जो लब्बो लुआब था वो ये था कि इसके पीछे जो कुछ 2017 के समय हो रहा था, उसमें बहुत बड़ी भूमिका नेताजी की भी है। और वो भूमिका इसलिए है कि वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव को पार्टी और सरकार दोनों सौंपना चाहते हैं। वो व्यक्ति मेरे ऊपर बहुत फेथ करते थे और बातें हमारे बड़े करीबी थे, लेकिन वो नाराज हो गए, कहे मैं ये मान ही नहीं सकता हूं कि नेताजी ऐसा कर सकते हैं। और उनकी ये सोच जो थी वो सीधे शिवपाल की सोच को रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो वो व्यक्ति चाहे उस अंधभक्ति में रहे हो, चाहे जो रहे हो, वो अगर उनके साथ वो लगे रहे या उनको इस बात की गलतफहमी भी रही, तो उसका कारण कुछ और हो सकता है। दूसरी बात आपने जो कही कि बीएसपी की या मायावती की अब कहाँ भूमिका होगी, तो मायावती जी की भूमिका 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, वहां तक तो मैं बहुत उम्मीद के साथ देख रहा था कि इनकी पार्टी अभी भी वहीं डटी हुई। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपने कोर वोटर्स को आखिरी समय में बीजेपी की ओर जाने को बाध्य किया, कुछ हद तक, सब उसके बाद भी नहीं गए,
लेकिन उसके बाद से जिस तरह की परिस्थितियां बनी और बार बार मायावती जी के जो बयान या ट्वीट्स जो आते हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले, कांग्रेस का विरोध करने वाले, तो मुझको अब ये नहीं लग रहा है। उनकी भी स्थिति यही थी, उनके पास अपना एक अच्छा खासा कोर वोट बैंक तो था, लेकिन वो तभी प्रभावी हो सकता था जब उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है वो सोशल इंजीनियरिंग के बाद ब्राह्मणों से मिलने लगा, और बसपा से जब, समाजवादी पार्टी से जब नाराज होता था माइनॉरिटी वोट, तब उस समय वो मजबूत हो जाती थी। माइनॉरिटी नहीं समीर, माइनॉरिटी नहीं, सपा से जब दूसरे पिछड़े मतलब गैर यादव जब पिछड़ा वर्ग नाराज होता था वो भी बसपा को चला जाता वो भी बसपा को चला जाता था। तो इस वो स्थिति में वो मजबूत हो जाती थी। जो अति पिछड़ा वर्ग है वो पूरी तरीके से बीजेपी ने ले लिया है। उनके अपने जो दलितों में भी जो नॉन जाटव दलित थे वो पहले ही बीजेपी की ओर काफी हद तक खिसक चुके हैं। जाटव वोट भी अब चला गया है। माइनॉरिटी वोट अब किसी सूरत पर उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। आप लोगों को भी पता होगा, अच्छी तरीके से आप देख रहे होंगे। तो उनकी भूमिका या बहुत ज्यादा मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन एक बात और है, जो मायावती जी का जो कोर वोटर था, जाटो वोटर, वो चाहे शिवपाल कितने मजबूत हो, बल्कि इनके मजबूत होने से और नुकसान होगा, वो वोट कभी समाजवादी पार्टी की ओर मुझे आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। यद्यपि जितना अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि सारे ओबीसीज को कलेक्ट किया जाए, उसी तरीके से वो उधर भी लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल मुझे वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर उसके जाने की संभावना, आपके शो पे एक दो बार और भी मैं इस बात को कह चुका हूं, उसके कहीं अगर दूसरी ओर जाने की संभावना मुझे तो दिखाई पड़ रही है। वो बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, लेकिन मजबूरी में वो उधर जाएगा क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे सकता है। अगर वो कहीं गया पूरी तरीके से एक मास लेवल पे गया तो वो कांग्रेस पार्टी में ही जा सकता है, और कांग्रेस पार्टी में वो तभी जाएगा जब यहां उसकी स्थिति कुछ मजबूत दिखाई देगी। बूथ पर एक आदमी वोट डलवाने के लिए नहीं रहता है तो उस स्थिति में वो बहुत पॉलिटिकली बहुत कह लीजिए कि वो एक्टिव है, वो उनके पास नहीं जाएगा। हाँ, एक सूरत उसकी और बन सकती है, यद्यपि वो अभी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि यदि सब आम आदमी पार्टी यहाँ पर उस मजबूती के साथ दिखाई पड़े जिस मजबूती के साथ वो गुजरात में या पंजाब में गई। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, वो स्थिति अभी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर वो कांग्रेस को रिप्लेस करने की स्थिति में यूपी में भी कभी दिखाई पड़ गई, तब शायद वो जा सकता है। अनुपम जी कुछ कहना चाह रहे थे। अनुपम जी आप मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाह रहा था कि देखें, अभी बात हो रही थी कि अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को 2022 में 36-37% वोट मिला। तकरीबन 30 से 35 साल बाद उत्तर प्रदेश में दो तरफा चुनाव हुआ है, 1 to 1। हमेशा त्रिकोणीय चतुर्कोणीय चुनाव होता है, एकदम डायरेक्ट इलेक्शन। ऐसे में अखिलेश यादव का वोट बढ़ना ही बढ़ना था। आपको भूलना नहीं चाहिए कि इस देश में नरेंद्र मोदी भी केवल 42% वोट पाकर प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी 58% वोट उनके खिलाफ पड़ता है। तो अगर स्ट्रेट इलेक्शन होगा, त्रिकोणीय नहीं होगा, चतुर्कोणीय नहीं होगा, तो अखिलेश यादव का इतना वोट बढ़ जाना बड़ी बात नहीं थी। एक बात मैं जरूर आज चैनल पे कहना चाहूंगा कि ये बात जो निकाय चुनाव होगा, या आप मायावती की वापसी का चुनाव देखेंगे, जिस तरह लगातार वो मुस्लिम राजनीति कर रही है, मुसलमान नेताओं को जोड़ रही हैं, और अगर वो ऐसा करती हैं तो 14 में, 17 में, 19 में, 22 में अखिलेश यादव को मुसलमानों ने झोली भर के वोट दिया और उनको सिर्फ एक काम सौंपा कि भाजपा को रोको, और वो नहीं रोक पाए। अपने सारे गढ़ भी गंवा बैठे, बदायूं गंवा दिया, आजमगढ़ गंवा दिया, रामपुर गंवा दिया, कन्नौज गंवा दिया, सारे उन्होंने अपने गढ़ तक गंवा दिए। तो ऐसे में इस बार आपको कम से कम खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक अच्छा परसेंटेज आपको बहुजन समाज पार्टी, और अगर उनका कॉम्बिनेशन का, अगर उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ होता है तो उनकी तरफ घूमता नजर आएगा। ऐसे में अखिलेश यादव को सोचना होगा कि 2024 में वो कहाँ खड़े हैं। पंकज सर भी कुछ कहना चाह रहे थे आप भी? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मैं अनुपम जी की बात से कुछ हद तक असहमत हूँ कि मुस्लिम वोटर ने 17 में 14 में 17 में 19 में वोट दिया, ये 22 में, सॉरी 17, 19, 22 में वोट दिया झोली भर भर के कि आप भाजपा को रोको। तो इसके साथ ही दूसरा सत्य ये भी है कि भाजपा को रोकने में अगर कोई दूसरा दल दिखाई दे रहा है, चाहे उसकी एक मध्यम रोशनी भी दिखाई दे रही है, तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। विधानसभा में डॉक्टर साहब, विधानसभा में, लोकसभा की बात करिए, ये तो विधानसभा में नजर आ रही समाजवादी पार्टी, लोकसभा में नजर आ रही। नहीं, मैं बता रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी आप जान लीजिए, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, भाजपा से लड़ने की ताकत चाहे किस, मतलब
कमजोरी से लड़े चाहे मजबूती से लड़े, तो उसी पार्टी में नजर आ रही है। और अभी मेरे जितने मुस्लिम तबके से मेरी बात होती है, मेरे कई मित्र भी हैं, अभी वो लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ने की बिल्कुल मूड में नहीं है, जो बातचीत से मुझे लगता है। अब ऐसे कोई कोई ऐसा प्रकरण आ जाए या कोई ऐसी बात आ जाए जिससे जिससे मतलब कोई उनका दुराव हो, तो वो तो भविष्य के गर्त में है। रही बात बसपा की, बसपा कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन मायावती जी के साथ सबसे बड़ी जो कठिनाई या समस्या है, उनका घर में कैद होकर रहना। ट्वीट से, बयान से राजनीति अब नहीं होने वाली, आपको जी जनता के बीच में उतरना पड़ता। मायावती जी ने शुरू से उनका परहेज रहा है कि वो जनता के बीच में कभी जाना नहीं चाहती, क्योंकि वो शायद अकेली लीडर थी पूरे हिंदुस्तान में जिनके पास वोट की ट्रांसफरेबिलिटी 100% थी। जी इसके अलावा कोई लीडर ऐसा नहीं था जो अपना वोट ट्रांसफर करा ले जाता था। अब वही उनकी ताकत थी। अब वो ताकत उनकी धीरे धीरे उसमें काफी क्षति पहुंची है, इसलिए उनकी पॉलिटिकल जो वर्थ है उसमें भी कमी आप देख सकते हैं। पहले तमाम दल उनसे गठबंधन के लिए आतुर रहा करते थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, तमाम दलों ने गठबंधन किया बसपा से, और बसपा ने भी बाद में कहा कि ये इन दलों ने हमसे गठबंधन करके और अपना आधार बढ़ाया है, हमें कोई लाभ नहीं हुआ है। लेकिन अब बसपा से गठबंधन के लिए बहुत कोई मजबूत दल आपको आतुर दिखाई दे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अनुपम सर, मैं इसी बसपा वाले फैक्टर को एक दूसरे तरीके से देखने के लिए एक सवाल कर रहा हूं, जो दर्शक हमारे भी समझ पाएंगे। खतौली उपचुनाव का भी एक मॉडल हमने देखा पिछले दिनों कि कैसे चंद्रशेखर आजाद और रालोद और सपा साथ में आए तो खतौली जैसी सीट निकली जहां पर जाटो वोट भी था और ऐसा माना गया कि दलितों ने वोट किया। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से सपोर्ट में आए हैं अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ, और मैं पूर्वांचल में भी देखता हूं कि अगर कोई दलितों से जुड़ा कोई मुद्दा होता है, अति पिछड़ों से जुड़ा कोई मुद्दा होता है और कुछ तो भीम आर्मी काफी सक्रिय तरीके से यहाँ पर भी अपनी दस्तक दे रही है। गाजीपुर जैसे जिले में वो धरना प्रदर्शन करते हैं, बलिया में वो धरना प्रदर्शन करते हैं, मऊ में वो करते हैं। जो काम एक समय बसपा का काडर करता दिखता था, आज वो काम भीम आर्मी का काडर करता नजर आ रहा है। तो अगर ये चंद्रशेखर आजाद 2024 तक अखिलेश के साथ यूं ही रहे और वो भी फायर ब्रांड नेता है, यूथ आइकॉन दलितों में वो बनकर उभरे हैं, तो जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ दलित वोट वो जोड़ पाएंगे अखिलेश यादव के साथ पूर्वांचल के? देखिए अमीश, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि युवाओं में चंद्रशेखर आजाद का बहुत क्रेज है और बहुत क्रेज बढ़ा है उनके लिए, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। लेकिन आप देखें, बहुत सिंपल से गणित है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रोकने के लिए एक अखिल भारतीय गठबंधन बनेगा ही बनेगा। जैसा कि राहुल गांधी पिछली बार कह रहे थे अखिलेश यादव के लिए, मैंने आपके चैनल पहले भी कई बार कहा, उन्होंने कहा अखिलेश यादव की अपील उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं है, वो बसपा का साथ। देखिए बहुजन समाज पार्टी की कम से कम 1 दर्जन स्टेट्स में वोट है, 2% से लेकर 22% तक, 2%, 4%, 8%, 5%, 7%, आपको हर जगह उनका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, सब जगह आपको बसपा का वोट नजर आता है। तो ऐसे में अगर जब कांग्रेस कोई एक अखिल भारतीय पैन इंडिया कोलिशन बनाएगी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, या जो एक बृहद गठबंधन बनेगा, तो उसमें उत्तर प्रदेश से अखिलेश की जगह आप उसमें बसपा का नजर आएगी। एक चीज और देखें, इसमें दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर रावण के पीछे युवा वर्ग का एक करिश्मा है, वो उनको पसंद करते हैं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी वापस गेम में, 2022 का उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं। आप इसलिए एक तरह से आप पहली बार ऐसा, मायावती की राजनीतिक कैरियर का निम्नतम स्तर था कि वो चुनाव मैदान में रह के भी नहीं थी। उनका दलित वोट कुछ इधर भाग गया, कुछ इधर भाग गया कि बहन जी सीरियस नहीं। मेरा अपना मानना है कि 2022 में अगर मायावती और उस एक बृहद गठबंधन का हिस्सा बनती। अभी तो एक और देखिए अमीश भाई, एक बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट हुआ है। केपी चौधरी जो राष्ट्रीय महासचिव है राष्ट्रीय लोकदल के, उनका आप इंटरव्यू देखिए, वो कैसे कह रहे हैं कि, और वो कह रहे हैं कि मायावती ने जितना काम किया है किसी ने नहीं किया है। वो अखिलेश यादव पे दोषारोपण कर रहे हैं कि मायावती ने जो जिलों के नाम रखे थे महापुरुषों, दलित महापुरुषों के नाम पे, अखिलेश यादव ने उनको सबका सब उठा के बदल दिया। आप जयंत चौधरी को देखें, खतौली से वो अखिलेश यादव को लगातार दूर रखते हैं, खतौली में घुसने नहीं देते हैं। और तो और जीतने के बाद वो साथ में फोटो ऑप नहीं करते, बधाई देने नहीं जाते, वो रामपुर जाते हैं चुनाव प्रचार करने, चंद्रशेखर रावण को साथ ले जाते हैं, अखिलेश के साथ नहीं जाते, वो लगातार अखिलेश से दूरी बनाई है। जिस दिन से उन्होंने, आप उनका ट्विटर अकाउंट देखे जाके, आप उनका टाइमलाइन देखे, वो हर चीज ट्विटर पे बोलते रहते हैं। जिस दिन से उन्होंने राज्यसभा की मेंबरशिप ली है, तब से उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से लगातार एक दूरी बना के रखी है।
मेरा अपना मानना है, और मैं कोई इसमें भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ये एक छोटा सा वो है कि मेरा अपना मानना है कि जो बृहद गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बनना अवश्यंभावी है, उसमें उत्तर प्रदेश से मायावती ही नहीं, उसमें आपको जयंत चौधरी भी नजर आएंगे। अमीश समीर सर, एक आपसे भी संक्षिप्त टिप्पणी इसी मुद्दे पर, चंद्रशेखर आजाद और दलित फैक्टर कैसा असर डालेगा अखिलेश यादव के प्रोस्पेक्ट पर जो 2024 के लिए वो ले रहे हैं। साथ ही ये भी एक चीज जोड़ दूं कि जो बात अनुपम सर बोल रहे थे कि लोकसभा का चुनाव होगा, बीजेपी को लोकसभा में हराने का मतदार बने रखने वाले लोगों को लोग वोट करेंगे, जो विपक्ष का वोट है, या एक जो ग्रैंड अलायंस बनेगा उसके साथ जाएंगे। तो अखिलेश भी तो एक ग्रैंड अलायंस की कवायद कर ही रहे हैं। वहां पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, बिहार से नीतीश कुमार, तेलंगाना से केसीआर, महाराष्ट्र से शरद पवार, इस तरह का नाम उन्होंने कल कई सारे नेताओं का नाम लिया, और थर्ड फ्रंट की कवायद तो अखिलेश यादव भी कर ही रहे। वो मैसेज तो दे ही रहे हैं कि भाई हम भाजपा हराओ अभियान में पूरे देश में लगे हुए हैं। समीर सर, ये जो एक ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है ना, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। जितने भी रीजनल पार्टियों के नेता हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से बात करके उससे कोई बहुत फायदा नहीं है। केसीआर उत्तर प्रदेश में कितनी सीट अखिलेश यादव को दिला देंगे, बसपा को दिला देंगे, कांग्रेस को दिला देंगे, कोई मतलब नहीं, उनका तो प्रभाव अपने यहाँ ही। अखिलेश यादव तेलंगाना में कितनी सीट दिला देंगे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जो अभी अनुपम जी ने कहा कि बसपा का 8, 10, 12 राज्यों में प्रभाव है कम, चाहे वो 1%, 2% वोट ही है, कम है, ज्यादा है, कुछ भी है, और कांग्रेस के साथ उसका एक नेचुरल अलायंस बनता भी। क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस का जो एक पेट वोट बैंक कभी हुआ करता था, जो दाएं बाएं खिसकता ही नहीं था, वो सारा का सारा धीरे धीरे मायावती बसपा में ही चला गया, वो तभी यहां पर 0 हो गई। अगर वो बनता है तो निश्चित तौर पर ये इम्पैक्टफुल होगा, केवल एक राज्य में ही नहीं होगा, कई राज्यों में प्रभाव पड़ेगा, खासतौर से पंजाब में प्रभाव पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा, बहुत हद तक मध्य प्रदेश में पड़ेगा, ये और राजस्थान में, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मायावती समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को जितना नहीं कोसती हैं, उस कांग्रेस को हमेशा कोसती हैं जिसका 1-1.5% वोट रह गया है, 1 सीट लोकसभा में रह गई है, विधान परिषद खाली हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वो अलायंस करने को कितना तैयार होगी, ये एक सोचने वाली बात है। वैसे अलायंस हो भी सकता है, इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि मायावती को भी सीट चाहिए। उनको पता है कि 2019 में 10 सीट इसीलिए मिल गई थी कि समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस था, नहीं फिर से 0 सीटें मिलती है, तय था। दूसरी बात जो भीम आर्मी की है, भीम आर्मी बहुत सक्रिय है, सब कुछ है, बहुत तेज है, लेकिन उनके अपने इलाके में बिजनौर सहारनपुर वाला जो क्षेत्र है, वहां भी राजनीतिक रूप से उनका 2022 के चुनाव तक वो महत्व नहीं था। यानी जो लेटेस्ट चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जो कि मायावती का था, वहां के वोटरों का, और ये मैं सीधे वोटरों से की गई बात की नजीर दे रहा हूं, उनका ये कहना था कि ये ठीक है ये लोग, लेकिन ये बहन जी के विकल्प थोड़ी हो सकते हैं, गांव के सामान्य जो वोटर हुआ करते हैं। और दूसरे, भीम आर्मी को अपने साथ मायावती रख ही नहीं सकती हैं। लगातार कई बार चंद्रशेखर रावण ने कोशिश की, चंद्रशेखर रावण के अलावा भी वहां मुझे अच्छे तरीके से पता है कि सहारनपुर के दूसरे नेताओं ने कोशिश की, लेकिन भीम आर्मी को, चंद्रशेखर रावण को उन्होंने बहुत इग्नोर किया और जरा भी उसको तवज्जो नहीं देती है, अब तक नहीं देती है। उनको ये डर है कि ये भी उसी इलाके में है, ये हमारा विकल्प बहुत आसानी से बन सकता है। तो उनकी ये पूरी कोशिश रहती है कि उसको राजनीतिक रूप से आगे न बढ़ने दिया जाए। ऐसी स्थिति में कोई संभावना अभी से अगर कुछ की जाती है तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात बहुत हद तक सही है कि यदि ये अलायंस बनता है तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका बहुत बड़े पैमाने पर लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो पूर्वांचल यादव ने अपने मिशन 2024 की शुरुआत कर दी है, लेकिन पिछले करीब 1 घंटे की चर्चा में हमने जो अपने पैनलिस्ट के साथ बात की, उससे ये साफ एक तस्वीर उभर कर सामने आती है कि मौजूदा परिस्थितियों में
ये आसान चुनौती नहीं है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से अपना वोटरों के बीच में अपनी पहुंच जिन अलग अलग तरीकों से बनाई है उसे तोड़ना कोई बहुत आसान नहीं होगा। तो अखिलेश यादव के लिए ये अभी एक चुनौती है और हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि अखिलेश यादव इस चुनौती से किस तरह निपटते हैं। अगर आप देर से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ये पब्लिश होने के बाद वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने की एक बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर समझने को मिलेगी। हमने आपसे यूट्यूब पर एक सवाल पूछा था, सीधा सवाल, कि पूर्वांचल में कौन भारी पड़ेगा, सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, बीजेपी, सपा या बसपा। तो तकरीबन 2000 लोगों ने अपना वोट डाला है और उसमें से 66% लोग कह रहे हैं कि सपा पूर्वांचल में भारी पड़ेगी 2024 में। यानी हमें जिन दर्शकों ने देखा उनमें से ज़्यादातर ये मानते हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी को न सिर्फ कड़ी टक्कर देंगे 2024 के लोकसभा चुनावों में पूर्वांचल के अंदर, बल्कि सीटें भी ज़्यादा जीत सकते हैं। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अनुपम जी, डॉक्टर पंकज, समीर, अमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी।